गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 36 लेकर के मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोग दृष्टि दोष के बारे में बात कर रहे थे। दृष्टि दोष क्या चीज़ है? तो दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, हमने ये दोनों ही दृष्टि दोष पर चर्चा किया है। दोनों ही दृष्टि दोष के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक पॉइंट हम थोड़ा चर्चा कर ले मोबाइल ऐप के बारे में। अभी चूँकि सब लोग नए नए मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चों को अभी पता नहीं चल रहा है कि कैसे यूज करना है। क्या बहुत से प्रॉब्लम आ रही है उनके सामने, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम है हम वो देख रहे हैं कि जैसे मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग साइन अप कर रहे हैं। तो जब आप एक बार साइन अप कर चुके हैं, सारा डिटेल भर चुके हैं, नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, जो भी आप टोटल डिटेल भर चुके हैं, तो आपको दूसरी बार साइन अप ही नहीं करना। अब अगली बार साइन अप नहीं करना। अगली बार आपको क्या करना है, तो माने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए या मोबाइल नंबर पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए। एक बार आपको साइन अप केवल एक ही बार करना था, जो आपने फर्स्ट बार किया। उसके बाद अब आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। यदि आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा तो ओपन हो जाएगा। यदि अकाउंट आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो लिखेगा कि योर अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड। फिर हम एक्टिवेट करेंगे तो आपको शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा अभी परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे आप सीखिएगा। क्योंकि सब लोग नए नए यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आनी है, वो स्वाभाविक सी बात है। धीरे धीरे सब सीख जाइएगा। तो अभी हम लोग जो है बात करेंगे जरा दृष्टि दोष के बारे में। एक और बेसिक क्वेश्चन है सब लोगों का कि सर ये चैप्टर कितना लंबा है या अभी और चैप्टर कितना दिन चलेगा। तो लाइट चैप्टर जो है 14 नंबर का आपका चैप्टर है, और इसमें आपके बात करें तो 8, 9 और 10 तीन चैप्टर आ जाते हैं। तो अभी हम 8 और 9, अभी 8 ख़त्म किए, 9 अभी चला रहे हैं, फिर 10 भी चलेगा। लाइट इतना आसान चैप्टर नहीं है अभी। इसमें अभी भी किरण प्रकाशिकी में ही 9 नंबर चैप्टर में ही हम लोग को 2 टॉपिक अभी और पढ़ना है, प्रिज्म और प्रकाशीय यंत्र। ये 2 टॉपिक अभी और पढ़ना है। और तब हम लोग बात करेंगे तरंग प्रकाशिकी चैप्टर नंबर 10 में। तभी चैप्टर नंबर 9 के हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल कुछ बनाएंगे, तब चैप्टर नंबर 10 पे जाएंगे ना। तभी उसमें समय लगेगा, तो अभी परेशान नहीं होना है। तो अब हम बात करेंगे जरा दृष्टि दोष के बारे में। जरा दृष्टि दोष क्या है? तो कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता और समंजन क्षमता दोनों घट जाती है, दोनों कम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता और समंजन क्षमता दोनों कम हो जाती है। नेत्र लेंस में अब उस तरह की कैपेसिटी नहीं होती जैसे यंग लोगों में होती है। उम्र दराज व्यक्ति में वो लचीलापन, वो फुर्ती नहीं रह जाती उनकी आंखों में। उनको अब दिखाइएगा यदि कोई चीज़, तो दूर का दिखाइएगा तो दूर का देखने में टाइम लगेगा। फिर दूर का देख लेते हैं तो नज़दीक का दिखाइएगा तो फिर नज़दीक का देखने में भी टाइम लेंगे। वो जल्दी जल्दी नहीं देख पाएंगे, ना तो ज़्यादा नज़दीक का जल्दी देख पाएंगे, ना ज़्यादा दूर का देख पाएंगे जल्दी। उनको समय लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको एडजस्ट करने में समय लगता है। हम लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को दूर का दिखाइए तुरंत देख लेंगे, नज़दीक का दिखाइए तुरंत देख लेंगे, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी बोलिएगा हम लोग देख लेंगे। लेकिन दूर का, नज़दीक का उम्रदराज व्यक्ति में प्रॉब्लम होगी। वो नज़दीक का देखेंगे तो फिर नज़दीक का ही देखते रहेंगे, दूर का दिखाइएगा तो दूर वाला में वो समय लेंगे, तब जाकर के उनका काम होगा। ये प्रॉब्लम है। यानी कुल मिलाकर के उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता और समंजन क्षमता दोनों कम हो जाती है। दोनों कम हो जाती है। इससे प्रॉब्लम क्या है कि उनका निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित होता है। यानी आप जानते होंगे निकट दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का दिखाई नहीं देता। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, नज़दीक का दिखता नहीं है। तो इसमें दोनों पॉइंट प्रभावित होंगे, न तो ज़्यादा नज़दीक का दिखेगा, न ज़्यादा दूर का दिखेगा। उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता और समंजन क्षमता जब कम हो जाती है तो इसमें दोनों पॉइंट प्रभावित होंगे। निकट का भी ज़्यादा नहीं दिखेगा, ज़्यादा दूर का भी नहीं दिखेगा। दोनों पॉइंट प्रभावित होंगे। इसका मतलब हो गया कि उनमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों आ गया। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों आ गया। इसका यह मतलब हो गया कि जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होता है। इसका ये हम कहना चाह रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का सम्मिलित रूप है
जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का सम्मिलित रूप है। और सम्मिलित रूप है तो थोड़ा समझिएगा कि चूंकि उसमें निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा चाहिए। दूर दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा चाहिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि अब जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में तो दोनों ही प्रॉब्लम है, तो क्या वो दो चश्मा रखेंगे, एक अवतल लेंस के चश्मा और एक उत्तल लेंस का चश्मा? क्योंकि प्रॉब्लम तो उनको दोनों है, इलाज भी दोनों से ही होगा, तो क्या वो दो को चश्मा रखेंगे? तो नहीं। इसके लिए हमारा साइंस जो है तरक्की कर गया और हम लोगों ने एक ऐसा चश्मा बनाया जिसमें दोनों लेंस हो। बाइफोकल लेंस जिसको हम लोग कहते हैं, आप पढ़े होंगे बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का मतलब हुआ एक ऐसा लेंस जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों ही शामिल हो, यानी इसमें दोनों ही लेंस होता है। यदि किसी व्यक्ति को दूर देखना होगा तो इसमें देखेंगे और नज़दीक देखना होगा तो इसमें देखेंगे। यह है बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर करने के लिए, देखने के लिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल होता है। तो बाइफोकल लेंस में दो लेंस है, एक ऊपर और एक नीचे। दूर देखना हो तो इसमें देखेंगे, नज़दीक देखना हो तो इसमें देखेंगे। आप पुराने पिक्चर में देखे होंगे मुंशी लोग जो है धागा वाला चश्मा इस्तेमाल करते थे। और एक और पहचान है इस व्यक्ति के, नोटिस कीजिएगा, आप बता देते हैं। यदि हमारे अगल बगल में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित हो तो चश्मा अपना हमेशा छुएगा। कभी भी दिखाइएगा किसी चीज़ को तो हमेशा छुएंगे, क्योंकि वो एडजस्ट करते हैं अपनी आंखों को लेंस के सापेक्ष। क्योंकि उनको दूर देखना होगा तो इसमें देखेंगे, नज़दीक देखना होगा तो इसमें देखेंगे, इसलिए बार बार वो एडजस्ट करते हैं अपने चश्मे को। तो एक और चीज़ पॉइंट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है कि बाइफोकल लेंस के ऊपर में कौन सा लेंस है और नीचे कौन सा लेंस है। एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है कि बाइफोकल लेंस में ऊपर कौन सा लेंस है। ये कॉपी में आपको नहीं मिलेगा, नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको अच्छा से नोट कीजिएगा कि बाइफोकल लेंस में ऊपर कौन सा लेंस है, नीचे कौन सा लेंस है। तो दूर देखने, हमने क्या बताया, दूर देखने के लिए इसमें देखना है, तो दूर देखने के लिए चश्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आपको दूर का दिखाई नहीं दे रहा। दूर का दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब निकट दृष्टि दोष। दूर का दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब निकट दृष्टि दोष। और दूर का देखने के लिए आप इसमें झांक रहे हैं, इसका मतलब है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा चाहिए। चलिए पॉइंट को समझते हैं। दूर देखने के लिए आप इसमें झांकते हैं, दूर देखने के लिए आप चश्मा इस्तेमाल करें, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऊपर वाला जो लेंस है वो अवतल है और नीचे का जो लेंस है वो उत्तल है। क्योंकि नज़दीक देखने के लिए आप इसमें देख रहे हो, और नज़दीक देखने का मतलब हुआ कि दूर दृष्टि दोष, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में ही नज़दीक का दिखाई नहीं देता। तो दूर दृष्टि दोष, इस नज़दीक देखने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब नीचे उत्तल लेंस है। तो ये हमारा हुआ अवतल लेंस और ये हमारा हुआ उत्तल लेंस। फाइनली हम बात करें जरा दृष्टि दोष में, उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता और समायोजन क्षमता कम हो जाने से पीड़ित व्यक्ति के दूर बिंदु और निकट बिंदु दोनों प्रभावित होते हैं। दूर बिंदु और निकट बिंदु दोनों प्रभावित होते हैं, इसका मतलब हुआ कि उसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों आ जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मा इस्तेमाल होता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल होता है। इसमें चूंकि दोनों दृष्टि दोष है इसलिए हम बाइफोकल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। बाइफोकल लेंस का हिंदी द्विफोकसी लेंस भी होता है। तो बाइफोकल लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होता है। एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बाइफोकल लेंस में ऊपर कौन सा लेंस है, नीचे कौन सा लेंस है, तो ऊपर अवतल लेंस है और नीचे जो है उत्तल लेंस है। हम लोग जो है ये जरा दृष्टि दोष के बारे में जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे अबिंदुकता के बारे में। चौथा हमारा प्रॉब्लम है अबिंदुकता के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग जो है दृष्टि दोष में चौथा दृष्टि दोष अबिंदुकता के बारे में जानेंगे। अबिंदुकता से रिलेटेड यदि किसी बच्चे को आप देखना चाहते हो, आप अगल बगल में यदि किसी देखिएगा छोटे छोटे बच्चे को ही या किसी भी व्यक्ति को देखिए, यदि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति आपको दिखेगा तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति को जो है दिखाई नहीं देता। निकट दृष्टि दोष वाले, दूर दृष्टि दोष वाले वो नहीं भी चश्मा पहनेंगे तो चलेगा, उनको प्रॉब्लम नहीं है। आप देख करके नहीं बता सकते कि उनके आँख में प्रॉब्लम है। लेकिन अबिंदुकता वाला यदि कोई व्यक्ति आपको दिख जाता है
तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ उसको प्रॉब्लम है। और ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, छोटे से बच्चे को भी हो सकता है, बड़े से बच्चे को भी हो सकता है, व्यक्ति को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो अबिंदुकता में सिंपल सी बात समझिए, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता। जरा दृष्टि दोष में ना तो ज़्यादा नज़दीक का दिखता है, ना तो ज़्यादा दूर का दिखता है। लेकिन अबिंदुकता में कहीं का नहीं दिखता, सीधा सीधी बात। अबिंदुकता में कहीं का भी नहीं दिखता, केवल धुंधला धुंधला चारों तरफ। उसको चश्मा निकाल दीजिए, वो बिल्कुल नहीं देखेगा। क्या प्रॉब्लम है? तो कहता है कि कॉर्निया के, नेत्र लेंस के कॉर्निया के में अनियमितता आ जाने से होती है। नेत्र लेंस के कॉर्निया के वक्रता में अनियमितता, यानी उसके वक्रता में अनियमित का मतलब होता है जैसे तैसे, अनियमितता आ जाने की वजह से ये बीमारी आती है। अनियमितता आ जाने से ये बीमारी आती है। तो इसमें होता क्या है, देखिए पहले समझिएगा, कोई भी आप नोटिस किए होंगे, मूवी में भी देखते होंगे, हर जगह कोई भी चीज़ दिखाई तब देती है जब उदग्र और क्षैतिज, ये उदग्र हुआ और ये क्षैतिज हुआ। आजकल मैथ में सब जगह, मैट्रिक्स में आप पढ़े होंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिसेज और हॉरिजेंटल। तो ये उदग्र और क्षैतिज जहाँ पर कटती हैं, यहीं पर ये इमेज होता है फाइनली। तो कोई भी वस्तु को देखने के लिए दो रेखाएं होती हैं, एक उदग्र रेखा और एक क्षैतिज रेखा। तो दोनों कटेंगी तो आपको इमेज यहाँ पर दिखेगा कि हाँ यहाँ ये वस्तु है, यहाँ ये इमेज बना। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि उदग्र और क्षैतिज रेखाएं एक ही समय पर एक ही जगह पर नहीं कटती। यानी उदग्र रेखाएं आती हैं तो क्षैतिज गायब, क्षैतिज रेखाएं आती हैं तो उदग्र गायब। यानी दोनों रेखाएं एक साथ एक ही जगह पर नहीं कटती, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु को स्पष्ट देख पाना पॉसिबल नहीं है। यह दोष किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है। यदि आप इसमें चश्मा निकाल दीजिएगा तो कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं है, सीधा सीधी बात, सब चीज़ धुंधला धुंधला दिखेगा। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। बेलनाकार लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। यही हमारे 4 दृष्टि दोष हुए: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। हमें दृष्टि दोष जब स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट वीडियो में ही हमने बताया था कि कुछ लोग कहते हैं कि सर मोतियाबिंद, रतौंधी, ये सब भी तो प्रॉब्लम है। सर ये सब आँख के ही प्रॉब्लम है, ये सब आँख में ही बीमारी आती है। और मोतियाबिंद भी आँख में ही होती है, रतौंधी भी आँख में ही होती है। लेकिन बात यह है कि हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट में लेंस पढ़ रहे हैं, और लेंस से रिलेटेड ये बीमारी नहीं है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। मोतियाबिंद रेटिना लेंस पर पड़ जाने वाले धब्बे को कहते हैं, जो धब्बा आ जाता है, दाग लग जाता है, जिसको कह सकते हैं आप, वो मोतियाबिंद है। वो लेंस में बीमारी, लेंस में प्रॉब्लम नहीं हो, धब्बा हटा दीजिए, धब्बा खत्म कर दीजिए, आपके मोतियाबिंद खत्म हो गए। इसीलिए आप सुने होंगे अगल बगल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष का ऑपरेशन होता है? नहीं होता है। दूर दृष्टि दोष का ऑपरेशन होता है? नहीं होता है। इसका कोई इलाज ही नहीं है, आपको लेंस लगाना ही पड़ेगा। लेकिन मोतियाबिंद में धब्बा हो जाता है तो उस धब्बे को हटा दिया जाता है, फिर आपका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोतियाबिंद, रतौंधी, ये सब लेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक होता है वर्णांधता। वर्णांधता, कलर विजन इसको हम कहते हैं। इस बीमारी, इस दोष को जो है कहीं कहीं बुक में मिलता है पढ़ने के लिए। ये इसमें आपको कलर की प्रॉब्लम हो सकती है। इस दोष से रिलेटेड व्यक्ति को कलर में कन्फ्यूजन होता है, कलर में थोड़ा थोड़ा जो है वो पहचान में उनको मुश्किल होता है, पहचानने में प्रॉब्लम होती है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। यदि आपके पिताजी या माताजी में से किसी एक को है तो ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसका परमानेंटली कोई इलाज नहीं है। कलर विजन यदि आपके अंदर में है तो ऐसे कि नॉर्मली बताते हैं बुक से हट करके कि आपको डिफेंस में किसी जॉब में आप जाते हो तो आपका जॉब नहीं होगा, क्योंकि जॉब में कलर विजन का चेक होता है। और कलर विजन यदि आपको है तो आपको जॉब डिफेंस में आप मेडिकली अनफिट हो। इसका इलाज क्या है सर? तो इसका कोई इलाज नहीं, हमने पहले ही बोला कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो ये हमारे दृष्टि दोष के बारे में हुआ। अभी हम लोग अब पढ़ेंगे प्रकाशीय यंत्र के बारे में। यहाँ से हम लोग जो है अगले टॉपिक पर, किरण प्रकाशिकी के अंदर ही हम अगले टॉपिक पर जा रहे हैं। प्रकाशीय यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट।
प्रकाशीय यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग यहाँ पर प्रकाशीय यंत्र के बारे में जानेंगे। प्रकाशीय यंत्र में 2 ही चीज़ पढ़ना है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन। प्रकाशीय यंत्र में हम लोग 2 ही चीज़ पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन। सूक्ष्मदर्शी में दो सूक्ष्मदर्शी पढ़े होंगे आप लोग, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। 8 क्लास में भी पढ़ना था ये टॉपिक और मैट्रिक क्लास में भी पढ़ना था। तो हम लोग पहले सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानेंगे। अभी थोड़ा सा कि ऐसी हम चर्चा कर दें, दृष्टिकोण एक थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम लोग जो है दर्शन कोण के बारे में थोड़ा सा बोर्ड पर लिखे हैं, समझ लीजिए। दर्शन कोण क्या है? तो कोई वस्तु जो हमारे आँख पर कोण बनाती है, कोई वस्तु जो हमारे आँख पर कोण बनाती है उसे हम दर्शन कोण कहेंगे। कोई भी वस्तु जो हमारे आँख पर कोण, देखिए कोई भी चीज़ को देखने के लिए आपको कोण बनाना ही है ना। जैसे इसको भी देखना है तो आपके आँख पर एक कोण बन रहा है, उसी कोण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि कोई वस्तु जो हमारे आँख पर कोण बनाती है उसे हम दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु को आँख के समीप लाने पर दर्शन कोण का मान बढ़ता है, ये आप भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आप ही पृथ्वी पर से चंद्रमा को देख रहे हैं तो छोटा सा आपको चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन जितना ही नज़दीक आप जाइएगा ना उतना ही आपको बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दर्शन कोण बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको ये कलम है तो अभी आप देख रहे हैं तो नॉर्मल दिख रहा है क्योंकि छोटा सा है, लेकिन जैसे जैसे इसके आँख के नज़दीक लाइएगा ये आपको बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि आपको देखने के लिए परेशानी होना है। अब यहाँ यदि लेके आ जाइएगा तो इतना बड़ा बन रहा है कि केवल यही हिस्सा आ रहा है, नीचे वाला हिस्सा नहीं आ रहा है तो ऊपर लगाए, ऊपर वाला आ रहा है तो नीचे वाला लगाए, क्योंकि दर्शन कोण बहुत बड़ा चाहिए। और यहाँ पर हमारा आँख उतना बड़ा दर्शन कोण बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारा भी एक लिमिट है। तो दर्शन कोण जितना ही बड़ा होगा उतना ही वस्तु बड़ा दिखेगा, जितना दर्शन कोण छोटा होगा उतना ही प्रतिबिंब जो है या वस्तु जो है छोटा दिखेगा। तो हम लोग प्रकाशीय यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाशीय यंत्र का काम ही है दर्शन कोण को बढ़ा देना। प्रकाशीय यंत्र का एक ही उपयोग है, एक ही काम है, दर्शन कोण को बढ़ा देना। क्योंकि दर्शन कोण बढ़ा देगा तो हम लोग आराम से उसको देख सकते हैं, उसके बड़े साइज में देख सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा दर्शन कोण होगा उतना ही वस्तु बड़ा हमें दिखेगा, जितना दर्शन कोण छोटा होगा उतना ही वस्तु हमें छोटा दिखेगा। चंद्रमा का दर्शन कोण इतना छोटा है कि हमें चंद्रमा बहुत छोटा दिख रहा है, साथ ही साथ हम उसके अगल बगल का भी देख पा रहे हैं। लेकिन यदि बहुत नज़दीक चल जाएंगे तो क्या चंद्रमा के बगल वाला दिखेगा? पूरा चंद्रमा ही नहीं दिखेगा, बगल वाला की बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा दर्शन कोण उतना बड़ा नहीं है आँख का। हमारा भी एक आँख के लिमिट है कि हाँ हम उसको इतना लिमिट में देख सकते हैं। तो इस लिमिट को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रकाशीय यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, दर्शन कोण के हम लोग बारे में बात करें तो एक बार हम आँख से किसी वस्तु को देख लें, नंगी आँखों से किसी वस्तु को देखें और उसका कोण देख लिए। जैसे ये हमारा वस्तु हुआ तो, और ये हमारा आँख है यहाँ पर। तो वस्तु को हम लोग जो है एक नंगी आँखों से देख लिए तो जो कोण बना वो है अल्फा। वस्तु के द्वारा नंगी आँखों पर जो कोण बना वो अल्फा है, यानी वस्तु का दर्शन कोण जो है वो अल्फा हुआ। वस्तु का जो दर्शन कोण है वो अल्फा हुआ। अब हम लोग यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेंस का इस्तेमाल करें, चाहे जो आपको मन करे, जो यंत्र है यंत्र का इस्तेमाल करें। तो यंत्र का इस्तेमाल करेंगे तो हमें प्रतिबिंब दिखा, और प्रतिबिंब द्वारा जो हमारे आँख पर कोण बना वो है बीटा, यानी दर्शन कोण। ये है, ये वस्तु का दर्शन कोण और ये प्रतिबिंब का दर्शन कोण। ये वस्तु का दर्शन कोण और ये प्रतिबिंब का दर्शन कोण। प्रतिबिंब के दर्शन कोण और वस्तु के दर्शन कोण के अनुपात को ही हम उस यंत्र की क्षमता कहते हैं कि हाँ ये यंत्र कितना पावरफुल है, ये कितना बड़ा इमेज हमें दिखा सकता है, कितना बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखा सकता है। प्रतिबिंब
के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण का जो अनुपात है वो हमें बताता है कि कौन सा यंत्र कितना प्रभावशाली है, कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है कि हाँ ये इतना बड़ा इमेज हमें दिखा सकता है। इसी पावर को, इसी क्षमता को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसी क्षमता को हम लोग जो है आवर्धन क्षमता कहते हैं। यही हमारा आवर्धन क्षमता है। आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको पीछे। रेखीय आवर्धन या आवर्धन, रेखीय आवर्धन कहें या आवर्धन कहें, बात एक ही है। रेखीय आवर्धन या आवर्धन एक ही चीज़ है और कोणीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता एक ही है। तो कहता है कि किसी यंत्र की कोणीय आवर्धन क्या है? तो किसी यंत्र की प्रतिबिंब द्वारा, नहीं से मत लिखिए, किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता, किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण, नेत्र पर बने दर्शन कोण एवं वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण एवं वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण का अनुपात कोणीय आवर्धन कहलाता है। लिखे चुके हैं, अनुपात होता है। किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण एवं वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण का अनुपात होता है। यानी आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन क्षमता क्या है? तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण एवं वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण। आवर्धन क्षमता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं। कैपिटल एम बराबर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण बीटा मान लेते हैं, वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण अल्फा मान लेते हैं। यानी आवर्धन क्षमता हमारा कैपिटल एम बराबर बीटा बटा अल्फा। यहाँ पर हम थोड़ा सा पॉइंट की चर्चा करना चाहेंगे। आवर्धन क्षमता हमेशा किसी यंत्र का होता है। आवर्धन क्षमता हमेशा किसी यंत्र का होता है या कोणीय आवर्धन हमेशा किसी यंत्र का होता है। आवर्धन क्षमता कभी ऋणात्मक नहीं होता। आवर्धन क्षमता कभी ऋणात्मक नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो कोण बनेगा या तो 1 डिग्री बनेगा, 1 मिनट बनेगा, माइनस में कोण थोड़ी बनेगा। किसी के द्वारा जो हम यदि किसी वस्तु को देख रहे हैं तो माइनस में कोण नहीं बनेगा। भले कोण ना बने वो अलग बात है, लेकिन बनेगा तो 1 डिग्री बनेगा, 1 मिनट बनेगा, 1 सेकंड बनेगा, लेकिन कोण तो जरूर बनेगा। तो ये ऋणात्मक नहीं होगा। इसके बाद में ऊपर भी कोण नीचे भी कोण, कोण का कोई मात्रक नहीं होता। यानी आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। नोट्स में आपको दर्शन कोण और आवर्धन क्षमता नहीं मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के भी या वीडियो को पुश करके भी इस नोट को उतार सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट जरूर जोड़ लीजिएगा कि आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होता है और यह हमेशा धनात्मक होता है। इस पॉइंट को जरूर नोटिस कीजिएगा। ये रहे हमारे आवर्धन क्षमता के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, प्रकाशीय यंत्र के बारे में। ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय यंत्र क्या चीज़ है। अभी हम लोग जो है प्रकाशीय यंत्र सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानेंगे। सब लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो जरूर जानते होंगे आप लोग। सरल सूक्ष्मदर्शी, पहले तो प्रकाशीय यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र में हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप,
आप तो जानते ही होंगे, सूक्ष्मदर्शी नाम से स्पष्ट है। सूक्ष्म माने छोटा, दर्शी माने देखने वाला, छोटे चीज़ों को देखने वाला जो यंत्र है वो सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो हम लोग जो है अभी सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या चीज़ है? सरल सूक्ष्मदर्शी नॉर्मल माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं हम इसको। नॉर्मल माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप की हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग जो है सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में थोड़ा समझ लें। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? आप ये देखे होंगे, अब ये चित्र देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। डंडी से हम लोग जो है ज्योमेट्री बॉक्स में भी कहीं कहीं मिलता है। तो नक्शा लोग देखने के लिए, लोग जो अमीन लोग आते हैं गांव देहात में, नक्शा देखते हैं, या पंडित जी पतरी देखते हैं लोग तो भी देखते हैं, हाथ की जो रेखा देखता है लोग तो भी देखते हैं लोग। इस तरह से अखबार पढ़ने के लिए भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, या कहीं कहीं डस्ट पार्टिकल जो देखना होता है, पिक्चर में भी देखे होंगे, ब्लड कहीं कहीं मान लीजिए खूनी घर में कत्ल करके भाग गया तो लोग देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, कहीं कहीं आप देखे होंगे इस तरह से। फाइनली हम कुल मिला के यही कहना चाहते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके द्वारा छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं को देखा जाता है। छोटी वस्तुओं में अखबार पढ़ना हो, हाथ की रेखा देखना हो, छोटे छोटे कल्पपुर्जों को देखना हो, डस्ट को देखना हो, या ये जो पतरा लोग देखते हैं, नक्शा देखते हैं, इन सभी जगहों पर, या जो गहना बनाते हैं सोनार लोग, गहना बनाते समय घड़ी बनाने वाले जो घड़ी साज होते हैं उसमें, उस तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल छोटी छोटी वस्तुओं को देखने में किया जाता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी की बनावट इस तरह से है कि इसमें एक उत्तल लेंस, छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव चर्चा कर देना चाह रहे हैं हम। सरल सूक्ष्मदर्शी में छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। एक ऑब्जेक्टिव है, शायद आपको नोट्स में ना मिले, समझिएगा ऑब्जेक्टिव को। आप जब नोट्स तैयार करेंगे तो इस पॉइंट जरूर नोटिस कीजिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। छोटी फोकस दूरी का, फोकस दूरी छोटी होती है, इसमें छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसे आवर्धक ग्लास या आवर्धक लेंस भी कहते हैं। यदि कहीं पर आपको उत्तल लेंस इस तरह से इस्तेमाल किया गया है, आवर्धक ग्लास या आवर्धक लेंस, तो समझ लीजिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जिसे आवर्धक लेंस या आवर्धक ग्लास भी कहते हैं। इसे धातु के फ्रेम में एक फिट कर दिया जाता है और इसको पकड़ने के लिए एक हैंडल बना होता है। यही है सरल सूक्ष्मदर्शी की बनावट। हम लोग अगले वीडियो में इसके क्रियाविधि कैसे काम करता है, इसका उपयोग तो बता ही चुके हैं, फिर भी उपयोग, इन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग अगले वीडियो में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बनावट के बारे में जानेंगे, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बनावट अपने आप में एक बहुत ही टफ टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।